गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल बात की थी ठोसों के विद्युतीय गुण की, ठीक है। इस आधार पर ठोस को कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में, चालक, पूर्वचालक और अर्धचालक, ठीक है। डिटेल में पढ़ा था अर्धचालक को, ठीक है। शुद्ध अवस्था में तो कैसे थे ठोस, पूर्वचालक की तरह व्यवहार कर रहे थे, लेकिन यदि ताप बढ़ा दिया जाए या अशुद्धि मिला दी जाए, ठीक है, तो किसकी भांति व्यवहार करेंगे? अर्धचालक। चालक की तरह व्यवहार करेंगे। पदार्थ क्या कहलाएंगे? ठोस क्या कहलाएंगे? अर्धचालक, ठीक है। अब मिश्रण या डोपिंग के अनुसार देखेंगे तो मिश्रण दो प्रकार से किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन धन अशुद्धियों के द्वारा या इलेक्ट्रॉन न्यून। यदि इलेक्ट्रॉन धन अशुद्धि के द्वारा अर्धचालक बनता है तो एन टाइप अर्धचालक, और इलेक्ट्रॉन न्यून के द्वारा बनता है तो पी टाइप अर्धचालक। यानी वर्ग 14 में, ठीक है, मान लो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, वर्ग 14 के तत्वों का क्रिस्टल है, उसमें वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाएगी, ठीक है, तो किसका निर्माण होगा? एन टाइप अर्धचालक का, ठीक है। और यदि वर्ग 14 के तत्व का, मान लीजिए सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उसमें किसकी अशुद्धि मिला दी जाए? वर्ग 13 के तत्वों की, तो जो अर्धचालक निर्मित होगा क्या कहलाएगा? पी टाइप अर्धचालक। अर्धचालकों के उपयोग की बात करें, एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालकों के अनुप्रयोग की बात करें तो एन तथा पी टाइप अर्धचालकों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक अवयवों या इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। एन तथा पी टाइप के संयोजन से डायोड बनाए जाते हैं। पढ़ते हैं फिजिक्स में टॉपिक है आपके साथ पीएन संधि, पीएन संधि, ठीक है। एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों से अनेक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां निर्मित की जाती है। पी और एन टाइप के संयोजन से डायोड निर्मित किए जाते हैं, पीएन संधि वगैरह, जो कि आपकी फिजिक्स में टॉपिक है। एक प्रकार के अर्धचालक की परत को अन्य प्रकार के अर्धचालक की दो परतों के बीच में रखा जाएगा। मान लो दो परतें हैं पी टाइप के अर्धचालक की, इनके बीच में किसकी परत रखते हैं? एन की, सैंडविच की तरह। या एन टाइप के अर्धचालक की दो परतें हैं, उनके बीच में किसकी परत रखते हैं? पी की, सैंडविच की तरह, ठीक है। तो एक प्रकार के अर्धचालक की परत को, ठीक है, दूसरे प्रकार के अर्धचालक की दो परतों के बीच में सैंडविच करके, ठीक है, पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। एक प्रकार के अर्धचालक की दो परतों के बीच में दूसरे प्रकार के अर्धचालक की परत को सैंडविच करके पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जा सकता है। फिर बात करें वर्ग 13 से वर्ग 15 की विशिष्ट यौगिक, गैलियम आर्सेनिक, ठीक है, वर्ग 13 से वर्ग 15 के विशिष्ट यौगिक से गैलियम आर्सेनिक का निर्माण किया जाता है, जो संकेतों की तुरंत पहचान करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे नया टॉपिक, ठोसों के चुंबकीय गुण। ठीक है, चुंबकीय गुण की बात करें तो किसी भी प्रकार का ठोस है, ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के पदार्थ में या सभी पदार्थों की बात करें तो सभी पदार्थों में, प्रत्येक पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण अवश्य होता है। दो प्रकार के पदार्थ 11th में पढ़े थे, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। वहाँ देखा था यदि किसी पदार्थ के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति। और यदि किसी पदार्थ के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हों? युग्मित, तो वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की भांति, ठीक है। तो 11th में मुख्य रूप से दो प्रकार के पदार्थ देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो पदार्थ अनुचुंबकीय होगा, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो पदार्थ कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पर डिटेल में ठोसों के चुंबकीय गुण की, तो प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण अवश्य होता है, और चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस पदार्थों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, या कह सकते हैं
पदार्थ में 5 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। चुंबकीय गुण के अनुसार ठोसों को 5 पार्ट में, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि पदार्थ में 5 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं 5 प्रकार के चुंबकीय गुण या 5 प्रकार के ठोस की चुंबकीय गुण के आधार पर। तो पहली बात करें, फर्स्ट प्रकार अनुचुंबकीय। ठीक है, पहले प्रकार के पदार्थ की बात करें, अनुचुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय ठोस, या गुण क्या कहलाएगा इसका? अनुचुंबकत्व। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय ठोस की बात करते हैं तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? दुर्बलता से। ठीक है, तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बलता से आकर्षित होते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है तब तक तो दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे, लेकिन यदि चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया जाए, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं। ठीक है, यानी चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा? इनका नष्ट हो जाएगा, यानी इनका चुंबकीय गुण कैसा है? अस्थायी। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं, यानी इनका चुंबकीय गुण कैसा होता है? अस्थायी। ठीक है, और ये चुंबकीय गुण क्या कहलाता है? पदार्थों का अनुचुंबकत्व। ठीक है, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। और इन पदार्थों का ये गुण क्या कहलाएगा? अनुचुंबकत्व, जो कैसा होता है? अस्थायी। चुंबकीय क्षेत्र है तब तक वो आकर्षित होगा, लेकिन यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाए तो चुंबकीय गुण भी अनुचुंबकत्व भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, ऑक्सीजन है O2, Cl3 गैस है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, Fe+3 है, Cu+2 है, etc। ठीक है, आदि। अनुचुंबकत्व गुण के लिए बात करें तो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए बात करते हैं, कम से कम कितना आयुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना आवश्यक है? 1। ठीक है, तो जिन पदार्थों में कम से कम 1, ठीक है, अनुचुंबकत्व गुण के लिए पदार्थ में 1 या 1 से अधिक, कम से कम कितना? 1। तो अनुचुंबकत्व गुण दर्शाने के लिए पदार्थ में कम से कम 1 या 1 से अधिक आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना आवश्यक है। ठीक है, तभी वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह। सेकंड बात करें चुंबकीय ठोस की, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ या ठोस के लिए इनका एक गुण क्या कहलाएगा? प्रतिचुंबकत्व। ठीक है, सेकंड पदार्थ या ठोस की बात करें तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकीय ठोस, और इनका एक गुण क्या कहलाएगा? प्रतिचुंबकत्व। तो प्रतिचुंबकीय की बात की थी अंत में कि जिन पदार्थों के पास एक भी आयुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, ठीक है, वो पदार्थ कैसे हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या ठोस वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये पदार्थ क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और इनका ये गुण क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकत्व। इस गुण को क्या कह देंगे? प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व गुण उन पदार्थों में होता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हों? युग्मित, यानी एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। तो प्रतिचुंबकत्व गुण उन पदार्थों में होता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित। इलेक्ट्रॉन के युग्मन के कारण इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान
क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का मान आपस में क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। मान लो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित है, ठीक है। दोनों का चक्र एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। एक का क्लॉकवाइज है, एक का एंटी क्लॉकवाइज है। युग्मित इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था है कि एक का चक्रमान कितना, प्लस हाफ, एक का चक्रमान कितना, माइनस हाफ, ठीक है। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का चक्र विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को, चुंबकीय मान को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन के युग्मन के कारण इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान आपस में क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चक्र क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। उदाहरण देख लें, NaCl, H2O, और जिनमें इलेक्ट्रॉन है और भी हो सकते हैं, बेंजीन है, ठीक है, C6H6, Na+ है, K+ है, Mg+2 है, K+, Na+, Mg+2, इन सभी में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित। तो दो प्रकार के ठोस पदार्थ की बात कर ली। अनुचुंबकीय पदार्थ गुण क्या कहलाएगा, अनुचुंबकत्व। प्रतिचुंबकीय पदार्थ गुण क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकत्व, ठीक है। जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित हो, अनुचुंबकीय पदार्थ, और जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो, क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। फिर बात करें तीसरे प्रकार के ठोस की, या तीसरे प्रकार के पदार्थ की, लोह चुंबकीय पदार्थ। तीसरे प्रकार का ठोस लोह चुंबकीय पदार्थ है, लोह चुंबकीय ठोस। लोह चुंबकीय ठोस की बात करें तो वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय में क्या कहा था, चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बलता से आकर्षित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होंगे, प्रबलता से आकर्षित होते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ। और इनका ये गुण क्या कहलाएगा, लोह चुंबकत्व। और इनका ये गुण क्या कहलाएगा, लोह चुंबकत्व कहलाएगा। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी, ये पदार्थ विशेषता की बात करें तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अपना चुंबकत्व नहीं खोते, यानी किसकी तरह व्यवहार करेंगे, स्थायी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी स्थायी चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ठीक है। और चुंबकीय गुण दर्शा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो कौन से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, अयोगित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, अयोगित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। उदाहरण की बात करें, FeCO(Ni), तीनों पदार्थ कैसे हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक है। तो जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं और जिनका चुंबकीय गुण कैसा होता है, स्थायी होता है, अयोगित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ। और इनका ये गुण क्या कहलाता है, लोह चुंबकत्व। उदाहरण की बात करें तो आयरन, कोबाल्ट और निकल, FeCO और Ni। ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन, ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट की बात करें तो ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे छोटे खंडों में, ठीक है, छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित होते हैं, एक साथ व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, डोमेन। जिन्हें क्या नाम दे दिया, डोमेन संरचना, डोमेन नाम दे देते हैं, ठीक है। डोमेन की, ठीक है, डोमेन की बात की कि ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन, यदि और चुंबकीय पदार्थों की भी बात कर सकते हैं, तो लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे छोटे खंडों में, समूह में एक साथ क्या हो जाते हैं, समूहित हो जाते हैं, ठीक है, एक साथ व्यवस्थित हो जाते हैं, जिन्हें क्या नाम दे दिया, डोमेन, ठीक है। डोमेन संरचना देखें तो अयोगिक
कैसा है, चुंबकीय गुण स्थायी है, अयोनिक इलेक्ट्रॉन है, तो डोमेनों की संरचना कैसी होगी, एक समान होगी, सभी का चक्रण कैसा होगा, समान। अब डोमेन की संरचना ये है, सभी का चक्रण कैसा है, समान है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट नहीं करते, इसलिए इनका चुंबकीय गुण कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। कैसा हो जाएगा, स्थायी, ठीक है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ के डोमेन संरचना की बात करें तो सभी डोमेनों की संरचना कैसी है, एक समान है, चक्रण कैसा है, समान, तो ये एक दूसरे के चक्रण को चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट नहीं करते। फिर बात करें चौथे प्रकार के ठोस की, चुंबकीय ठोस की, प्रतिलोह चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ या ठोस। चौथे प्रकार के ठोस की बात करें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या ठोस, तो ये पदार्थ भी डोमेन संरचना में, डोमेन संरचना देखी थी, तो ये पदार्थ भी प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ भी डोमेन संरचना में किसकी तरह होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थों की समान ही होते हैं, उनकी तरह होते हैं, लेकिन ये डोमेन एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में, वहाँ तो डोमेनों का विन्यास कैसा था, समान था, ठीक है। यहाँ बात करेंगे तो डोमेनों की दिशा क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्या होंगे, डोमेन विन्यासित होंगे, जिसके कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मान लीजिए एक डोमेन का विन्यास ये है, एक डोमेन का विन्यास इसके एंटी में होगा, विपरीत होगा, फिर एक डोमेन का विन्यास ये, एक डोमेन का विन्यास ये, ठीक है। तो इनके डोमेन भी किसकी तरह व्यवस्थित होते हैं, लोह चुंबकीय की तरह। अंतर कितना है, वहाँ तो डोमेनों का विन्यास कैसा था, एक समान, ठीक है, लेकिन यहाँ डोमेनों का विन्यास क्या है, एक दूसरे के विपरीत, तो ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। चुंबकीय आघूर्ण कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। उदाहरण की बात करें, MnO, MnO2, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, FeO, NiO, ठीक है। 5 प्रकार के ठोस की बात करते हैं। पहला कौन सा देखा था, अनुचुंबकीय, सेकेंड प्रतिचुंबकीय, थर्ड लोह चुंबकीय, और फोर्थ कौन सा देख लिया, प्रतिलोह चुंबकीय। 5वें ठोस की बात करते हैं, तो या तो कहें लघु लोह चुंबकीय या कहें फेरी चुंबकीय। फेरी चुंबकीय या क्या नाम दे सकते हैं, लघु लोह चुंबकीय, ठीक है। फेरी चुंबकीय या लघु लोह चुंबकीय बात करें तो वे चुंबकीय पदार्थ जिनमें डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, या डोमेन की संरचना के विन्यास की बात करें तो जिनमें डोमेन या उनके चुंबकीय आघूर्ण, डोमेनों की संरचना समानांतर तथा प्रतिसमानांतर दिशाओं में, डोमेनों का विन्यास या संरचना की बात करें तो समानांतर और प्रतिसमानांतर, समानांतर यानी एक दूसरे के समान, सेम विन्यास, प्रतिसमानांतर की बात करें तो एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। तो वे चुंबकीय पदार्थ जिनमें डोमेनों की संरचना या विन्यास समानांतर या तथा प्रतिसमानांतर दिशाओं में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। किसमें, असमान संख्या में, कोई निश्चित नहीं है कि एक समानांतर होगा एक प्रतिसमानांतर होगा, असमान में, ठीक है। अतः पदार्थ में कुछ चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, बना रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ये बात कर रहे हैं फेरी चुंबकीय लघु लोह चुंबकीय पदार्थ के डोमेनों की संरचना की, तो यहाँ कुछ डोमेनों की संरचना, कुछ डोमेन कैसे व्यवस्थित है, समानांतर, कुछ डोमेन कैसे व्यवस्थित है, प्रतिसमानांतर, लेकिन कैसे हैं, असमान, एक समानांतर है एक प्रतिसमानांतर है, ठीक है। फिर वापस समानांतर प्रतिसमानांतर चलते जाएंगे जिगजैग में, कोई फिक्स नहीं है कि प्रतिसमानांतर के बाद समानांतर आएगा या समानांतर के बाद प्रतिसमानांतर आएगा। अब जो प्रतिसमानांतर है वो तो
नष्ट कर देंगे। मान लो इन दोनों ने एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर दिया, इन दोनों ने एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी इनका चुंबकीय मान, इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या रहेगा, बचा रहेगा, शेष रहेगा। ठीक है, तो पदार्थ में कुछ चुंबकीय आघूर्ण बना रहता है। यह लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में, ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इन पदार्थों को गर्म करने पर इनका फेरी चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है तथा ये क्या हो जाते हैं, अनुचुंबकीय, यानी चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होंगे, दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे, और साथ ही चुंबकीय गुण भी क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, अनुचुंबकीय की तरह। उदाहरण देखें, Fe3O4 मैग्नेटाइट अयस्क है, आयरन का ऑक्साइड अयस्क है, पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। Fe3O4 मैग्नेटाइट, ZnFe2O4 फेराइट आदि, ठीक है, अयस्क है दोनों। यहाँ तक तो ये आपके 5 प्रकार के ठोस, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय, 5 प्रकार के ठोस की बात करें, ठीक है, तो 2 पहले पढ़ चुके थे, सिंपल में पढ़ा था वहाँ, तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। यहाँ डिटेल में चुंबकीय गुण के अनुसार 5 प्रकार के ठोसों को देख लिया। ठीक है, बात करेंगे एकक कोशिका के घनत्व की। ठीक है, संकुलन क्षमता में बात की थी। तो माना किसी भी घनी है, क्रिस्टलीय एकक कोशिका के कोर की लंबाई कितनी, स्मॉल है, ठीक है, संकुलन क्षमता निकाली थी वहाँ पर भी माना था। ठोस का घनत्व कितना है, डी, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास कितना है, कैपिटल एम, एकक कोशिका का आयतन कितना होगा, A3, ठीक है, एकक कोशिका के कोर की लंबाई स्मॉल है, घनत्व डी, मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम, और एकक कोशिका का आयतन A3। एकक कोशिका का द्रव्यमान, एकक कोशिका के द्रव्यमान की बात करें तो क्या फॉर्मूला यूज में लेंगे, एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z, तो एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या इनटू परमाणु द्रव्यमान, तो एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या को कौन रिप्रेजेंट करेगा, Z, इनटू परमाणु का द्रव्यमान कितना, स्मॉल है, कैपिटल एम तो था मोलर द्रव्यमान, ठीक है, स्मॉल एम क्या हो जाएगा, परमाणु का द्रव्यमान, तो Z इनटू एम, एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या इनटू परमाणु का द्रव्यमान। फिर बात करें एकक कोशिका में एक परमाणु का भार यानी स्मॉल है, ठीक है, एकक कोशिका में एक परमाणु का भार स्मॉल है, फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम अपॉन एन है, यानी मोलर द्रव्यमान अपॉन एन है, एन क्या है यहाँ, अवोगाद्रो संख्या, ठीक है, तो एकक कोशिका में एक परमाणु का भार स्मॉल एम बराबर कैपिटल एम अपॉन एन है, मोलर द्रव्यमान बटा अवोगाद्रो संख्या। फिर बात करें एकक कोशिका के घनत्व की, बात करेंगे एकक कोशिका का घनत्व। एकक कोशिका का घनत्व बराबर ठीक है, एकक कोशिका का घनत्व बराबर एकक कोशिका का द्रव्यमान बटा एकक कोशिका का आयतन। एकक कोशिका का द्रव्यमान बटा एकक कोशिका का आयतन। एकक कोशिका का द्रव्यमान बटा एकक कोशिका का आयतन। घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, D से। एकक कोशिका का घनत्व D बराबर एकक कोशिका का द्रव्यमान, एकक कोशिका का द्रव्यमान कितना देखा था अभी, Z इनटू स्मॉल m, एकक कोशिका का द्रव्यमान कितना था, Z इनटू m, बटा क्या है एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन कितना था, A3, m की वैल्यू भी थी, n को प्लस किया था, D इक्वल Z इनटू m अपॉन A3। परमाणु का भार, ठीक है, एकक कोशिका में परमाणु का भार स्मॉल m कितना था, m अपॉन n, तो चाहे तो स्मॉल m की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला D इक्वल Z अपॉन A3 इनटू m की वैल्यू कितनी रख देंगे, कैपिटल M अपॉन Na, अवोगाद्रो संख्या,
जेड अपॉन ए क्यूब इंटू कैपिटल एम अपॉन एन है। स्मॉल एम की क्या वैल्यू पुट कर दी, एम अपॉन एन है, मौलिक द्रव्यमान बटा अवगाद्रो संख्या। ठीक है, फिर बात करेंगे एक टॉपिक और लास्ट में, परावैद्युतता। छोटा सा टॉपिक है। परावैद्युतता के लिए क्या कहेंगे कि परावैद्युतता कुछ क्रिस्टलीय पदार्थों में, परावैद्युतता कुछ क्रिस्टलीय पदार्थों में पाया जाने वाला गुण है। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से विद्युतीय ध्रुवणता प्रदर्शित करता है। विद्युतीय ध्रुवणता भी कब उत्पन्न होगी, यदि ताप को इनको क्या कर दिया जाए, बढ़ाया जाए, ताप में परिवर्तन किया जाए, तो क्रिस्टल जालक में कुछ परमाणु अपनी स्थितियों में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन। देखा था ठोस में दोष के लिए बात की थी वहां पर कि जैसे ही ताप देते हैं या उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो जो क्रिस्टल के अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था है उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो ताप परिवर्तन से क्रिस्टल जालक में कुछ परमाणु अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर लेते हैं, जिससे पदार्थ की ध्रुवणता क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और प्राकृतिक रूप से विद्युतीय ध्रुवणता प्रदर्शित करना। ठीक है, और इनमें उच्च वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो परावैद्युतता कुछ क्रिस्टलीय पदार्थों में पाया जाने वाला गुण है जो प्राकृतिक रूप से विद्युतीय ध्रुवणता प्रदर्शित करते हैं। और विद्युतीय ध्रुवणता कब प्रदर्शित करेंगे, अधिकतम जब ताप में परिवर्तन करेंगे और इनके कुछ परमाणु या अवयवीकरण अपनी स्थितियों में क्या कर लेंगे, परिवर्तन कर लेंगे। उदाहरण दे सकते हैं गैलियम नाइट्राइड, और भी देख सकते हैं सीजियम नाइट्राइड, CaSO3 नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ तक था आपके फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।